क्या ये टेढ़ी खीर साबित हुआ थोड़ा सा अलायंस बनाने में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन करने में, लोगों को समझाने में, और सारा चीज मैंने देखा कि आप पर आ गया था कि आप रोज किसी को मिल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि भाई खड़े मत हो जाना, ठीक है हम सीट यहां से यहां मैनेज कर लेंगे। 3 लोगों को संभालना बहुत मुश्किल बात नहीं लगती आपको? देखिए साहिल, जहां पार्टी अपने बलबूते पर भी लड़ती है ना, एक पार्टी में भी अड़चने होती है, एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं। 2 पार्टी में भी अड़चने होती है, यहाँ तो 3 पार्टियां थी। 3 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के एस्पिरेशंस को एड्रेस करके इस अलायंस को फोर्ज करना ये बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि महायुति इसको तुलना में, एक अगर हम तुलना करें तो आसानी से कर पाई, महाविकास आघाड़ी तो अभी तक कर ही नहीं पाई है। नहीं, लेकिन यहां पर यह भी तो नजर आता है ना कि एक मुख्यमंत्री पद की होड़ है, वहां भी है और आपके यहां पर भी है। कहीं ना कहीं सबको लगता है कि अगर हमारे नंबर कम हो जाएंगे तो हमें मुख्यमंत्री पद का मौका नहीं मिलेगा। क्या इसी के वजह से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश की जा रही है? और अभी भी पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। राज ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उनका समर्थन रहेगा और वो भी सत्ता में आ जाएंगे। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें? देखिए, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, महायुति का। और चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकारिता देता है। ये तीनों मिलकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो जिस दल का मुख्यमंत्री बनाएंगे उस दल का मुख्यमंत्री बनेगा, उसको सभी लोग स्वीकृत करेंगे। लेकिन ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हर पार्टी को ये लगे कि मुझे ज्यादा सीटें मिले, मेरे ज्यादा एमएलए चुनकर आए। इसमें अस्वाभाविक क्या है? नहीं, लेकिन कोई तो फॉर्मूला होगा ना कि ज्यादा सीट, नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें वो उसका मुख्यमंत्री। 22 में तो ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं क्योंकि वो अलग सिचुएशन थी। तो कोई फॉर्मूला है उसमें कि ये फॉर्मूले पर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है उस वक्त की सिचुएशन, न नंबर, न स्ट्राइक रेट, न ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। उस सिचुएशन में हम लोग मिलकर तय कर लेंगे। नहीं, लेकिन इसका असर यह भी होता है ना कि एक दूसरे के कैंडिडेट गिराना शुरू हो जाता है, और दूसरे का ताकत कैसे वीक हो, इंडिपेंडेंट जीत कर आए तो वो हमें बाद में सपोर्ट करेगा। आप देखिए, जरांगी पाटिल ने कैंडिडेट खड़े किए, मैं उनकी लिस्ट अभी देख रहा था, मैक्सिमम कैंडिडेट तो बीजेपी के खिलाफ है, एकनाथ शिंदे के खिलाफ तो कोई कैंडिडेट ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कहां से हो रहा है ये सब चीज? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तीनों इस सत्य को जान गए हैं कि एक दूसरे के कैंडिडेट अगर हम लोग नीचे लाएंगे, उनको अगर हम हराएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कुछ जगह पर अभी भी बागी है, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि जहां बागी है उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, पार्टी में रखा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। और जरांगे पाटिल, इनकी लिस्ट अभी तक मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। नहीं, मैं जनरली एक लिस्ट देख रहा था, मराठवाड़ा में उन्होंने कई कैंडिडेट दिए हुए हैं, और सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज तो बीजेपी के खिलाफ नजर आती है यहाँ पर। ये कैसे हो रहा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे कोई उसमें आश्चर्य भी नहीं होता और मुझे उससे कोई डर भी नहीं है। देखिए, मतलब ना शिंदे है ना अजित पवार है, बस आप ही आप हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब कभी ना कभी आपको उनको पूछना होगा कि क्या कारण था या क्या कारण है कि एक सरकार है, उस सरकार में एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हैं। और क्या कारण है कि महाविकास आघाड़ी के नेता भी एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हैं, और क्या कारण है कि उसी प्रकार से वो भी टारगेट करते हैं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं तो ये मानता हूं कि शायद हमारी पार्टी की और मेरी ताकत इनको समझ रही है। इनको ये लगता है कि बीजेपी को और उसके नेता को वीक करेंगे तो ही चुनाव में चुनकर आएंगे, इसलिए वो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जितना मुझे टारगेट करते हैं उतनी ज्यादा सिंपैथी जनता में मुझे मिल रही है। सर, आप मुझसे ज्यादा माइथोलॉजी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमने कहानी सुनी थी समुद्र मंथन की, जिसमें मेरू पर्वत रख के देव और दानव वो मंथन कर रहे थे, और उसमें
ऐसा लग रहा है कि सारा जो अमृत निकला वो आपके अलायंस पार्टनर चाट गए और जो विष निकल रहा है वो आपके पाले में आकर पड़ रहा है। किसी को मुख्यमंत्री पद मिला, किसी को उप मुख्यमंत्री पद मिला, किसी को मनचाही सीटें मिल गई। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी आजकल काफी खुश है कि उनका अप्रूवल रेटिंग दिख रहा है, अलग अलग सर्वेज में दिख रहा है, आपके मुकाबले उनका ये दिख रहा है। तो सारा जो विष है वो आपके पाले में आकर गिर गया। कैसे देखते हैं आप इस बात को कि जरांगे पाटिल सिर्फ आप पर टारगेट करते हैं, इनको टारगेट नहीं करते? महाविकास आघाड़ी का आपने जिक्र किया, कहीं भी कैंपेन में एकनाथ शिंदे टारगेट नहीं होते, आप टारगेट हो जाते हैं। तो ये कौन सा समुद्र मंथन हो रहा है कि जिसमें अलायंस पार्टनर्स को तो पूरा अमृत मिल रहा है लेकिन आप तो पूरा विष खा रहे हैं? अरे भाई, मैं शिवजी का भक्त हूं। आप देखिए मेरे घर में भी शिवजी विराजमान है। शिवजी के भक्त को विष पीना ही पड़ता है। शिवजी का भक्त ही वो है जो हलाहल को पचाए, जो हलाहल को पीकर भी मुस्कुराए, जो हलाहल को पीकर भी संघर्ष करे और जो हलाल को पीकर भी जीते, वही शिव जी का भक्त है। इसलिए मैं शिव जी का भक्त हूं। शिव जी का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से विजय हमारी होगी।